हेलो फ्रेंड। तो उस दिन हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो बात की थी सल्तनतकालीन इतिहास की, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। आज जो बचा हुआ हमारा गुलाम वंश में जो टॉपिक है आज उसे पूरा करेंगे। तो हमने आपको उसमें बताया था इल्तुतमिश के बारे में, थोड़ा सा मूल्यांकन कर दे रहे हैं इल्तुतमिश का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश का जहाँ मूल्यांकन की बात आती है, इल्तुतमिश जिसका टाइम हमने आपको बताया था 1211 से लेके 1236, ये टाइम हमने बताया था। जहाँ तक बात इल्तुतमिश की आती है तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जिसने सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया, और इसीलिए इसने सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया, इसीलिए आर.पी. त्रिपाठी जी इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो और इल्तुतमिश के बारे में इब्न बतूता कहता है कि इब्न बतूता जिसने एक ग्रंथ लिखा था, इब्न बतूता जिसके ग्रंथ का नाम था रेहला। सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी हमें इब्न बतूता के रेहला में ही मिलती है। तो इब्न बतूता ने इसके बारे में बताया कि इसने अपने राजमहल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां बनवाई और उनके गले में घंटियां बजवाई। न्याय चाहने वाला जो तत्काल जिसको न्याय चाहता था वो उस गले की घंटी बजाता था और उसे तुरंत न्याय मिल जाता था। तो ऐसी व्यवस्था जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल में भी ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है। और इसने ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, तो इल्तुतमिश ने उस मीनार को पूरा करवाया। अगर पूछा जाए कि किसने कुतुब मीनार की नींव रखी, तो अगर बात नींव की होगी कुतुब मीनार की बात की जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव रखता तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। नींव रखा ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किसने कराया, तो इसे पूरा कराता है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया, तो इल्तुतमिश। इसी ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों के आक्रमण हुए थे। मंगोल नेता उस समय था चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी, ऐसे कहे कि मंगोल आक्रमणकारी कौन था, तो मंगोल आक्रमणकारी उस समय चंगेज खां था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। मंगोल आक्रमण करता चंगेज खां। इस समय जो मंगोल आक्रमणकारी था ये चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए ये सिंध नदी तक आ गया था। ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा, नीचे हो जाएगा। तो चंगेज खां जो मंगोलियाई शासक था, तो चंगेज खां जो ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी, नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए ये सिंध नदी तक आ गया था। और इधर जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजा, उस दूत का नाम था आइनुल मुल्क। जलालुद्दीन मांगबरनी के दूत का क्या नाम था, तो आइनुल मुल्क।
आइनुल मुल्क, ये ऐसे आइनुल मुल्क इसके दूत का नाम था, जलालुद्दीन मांगबरनी का। सहायता के लिए इसने अपने दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करा दी और बड़ी विनम्रता पूर्वक जलालुद्दीन मांगबरनी से कहता है कि हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी सूझबूझ के साथ इसने मंगोलों के होने वाले संभावित आक्रमण को से अपने साम्राज्य की रक्षा करी। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जाए तो इल्तुतमिश अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसी ने दिल्ली सल्तनत को प्रारंभिक रूप से कहें तो दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली राजा होता है। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर दिया था। एक बार ये गुजरात विजय के लिए गया हुआ था, उसी दौरान जब ये गुजरात विजय करने के लिए जाता है तो चूंकि इसके समय में इसके एकमात्र जो इसका योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी इसके सारे जो अन्य पुत्र होते हैं वो अयोग्य होते हैं। तो इसीलिए जब ये गुजरात अभियान पर जाता है तो उस दौरान दिल्ली का कार्यभार अपनी पुत्री रजिया को सौंप के जाता है और जब ये दिल्ली का शासन भार रजिया के कंधों पर डालकर जाता है तो इसकी गैर मौजूदगी में रजिया ने बड़ी बखूबी के साथ साम्राज्य को संभाला और जब तक ये नहीं वापस आता तब तक अच्छे से चलाया। और आने के बाद उसके इस गुण से बड़ा प्रभावित होता है, उसकी इस व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित होता है इल्तुतमिश और इसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त कर दिया। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए एक समस्या खड़ी हुई और इसमें कई सारे अमूल, चूंकि इसने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था रजिया सुल्ताना को, लेकिन कई सारे अमूल, जैसे ये कहा जाए इसका जो प्रमुख प्रधानमंत्री था जुनैदी, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसके एक पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो इसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। फिरोज शाह, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसने शासक बनाया। अमीरों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। इसका टाइम होता है 1236, यानी कुछ महीने के लिए होता है, लगभग 5-6 महीने के लिए होता है ये शासक बनता है। लेकिन ये जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है तो उस समय साम्राज्य पे पूरी तरह से प्रभाव किसका होता है, तो इसकी माँ होती है जिसका नाम होता है शाह तुर्कान। इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। तो साम्राज्य पर विशेष प्रभाव इसकी माता का था और इसकी माता जो थी वो एक कुचक्री महिला थी और इसने क्या किया कि इसके इल्तुतमिश के एक पुत्र कुतुबुद्दीन की हत्या करा दी और इल्तुतमिश के रनिवास की कई सारी स्त्रियों की इसने हत्या करा दी। तो इस तरह से जो है बहुत सारे अमीर इसके खिलाफ हो गए, इसके विद्रोही हो गए। तो सारे अमीरों ने मिलकर इसके खिलाफ विद्रोह किया, षड्यंत्र किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर आता है और ये एक अच्छा अवसर था रजिया सुल्ताना के लिए। तो रजिया ने क्या किया कि वो जुमे की दिन होती है यानी शुक्रवार का दिन होता है, दिल्ली की मस्जिद में बहुत सारे लोग, वहाँ की जनता के लोग सब इकट्ठा हुए थे। तो ये ऐसे समय में रजिया ने क्या किया कि उस समय न्याय का प्रतीक होता है लाल वस्त्र। अगर ये पूछा जाए आपको कि न्याय का प्रतीक क्या होता था, न्याय का प्रतीक सल्तनतकालीन न्याय का प्रतीक, सल्तनतकालीन न्याय का प्रतीक क्या होता था, ये अगर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन तो लाल रंग होता था, लाल रंग का कपड़ा।
सल्तनतकालीन न्याय का प्रतीक लाल रंग का कपड़ा होता है, लाल रंग का वस्त्र। तो लाल रंग के कपड़े को अपने ऊपर रख के रजिया जनता के सामने आती है। तो जनता से इसने न्याय की गुहार लगाई। तो जनता ने पहली बार, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि दिल्ली की सत्ता पर जनता ने पहली बार दिल्ली की सत्ता में जो है हस्तक्षेप किया और उसने रजिया को सुल्तान बनाया। तो दिल्ली की सत्ता में पहली बार हस्तक्षेप किसके समय में दिल्ली की जनता ने किया? तो रजिया सुल्ताना। तो दिल्ली की जनता ने इसमें हस्तक्षेप किया और रजिया को सुल्तान बनाया। तो इसके बाद रजिया शासिका बनती है और ये रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्ताना, एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना शासन पर आसीन होती है। तो रजिया सुल्ताना का जो टाइम होता है, रजिया सुल्ताना जिसका टाइम होता है 1236 से लेके 1236 से 1240, ये इसका टाइम होता है। 1236 से लेके 1240 तक रजिया की एक उपाधि होती है। ये भी पूछा जाता है कि रजिया की क्या उपाधि थी, इसकी उपाधि क्या थी? रजिया की उपाधि, इसकी उपाधि नुमदत उल निस्वा। क्या थी? नुमदत उल निस्वा। अगर पूछा जाए कि नुमदत उल निस्वा किसकी उपाधि थी, तो नुमदत उल निस्वा रजिया सुल्ताना की उपाधि थी। तो रजिया सुल्ताना दरबार में पुरुषों की तरह वस्त्र पहन कर आती थी। कुर्ता, कुलाल का मतलब होता है कुर्ता, कुलाल। अगर इसका अर्थ पूछा जाए, कुलाल का अर्थ क्या होता है? तो कुर्ता होता है, जैसे पुरुष पहनते हैं वैसे ही रजिया कुला और पगड़ी, सर पे पगड़ी, जैसे पुरुष धारण करते थे, कुर्ता और पगड़ी सर पे धारण, यानी पुरुषों का वस्त्र धारण करके ये शासन पर आसीन होती थी। और रजिया में कोई ऐसा गुण नहीं था जो एक अच्छे शासक के गुण, ऐसा कोई नहीं गुण था जो उसमें ना हो। एक अच्छे शासक के सारे गुण रजिया में विद्यमान थे, सिवाय उसका एक अवगुण, क्या? स्त्री होना उसका। तो अमीर उसे पसंद नहीं करते थे, या ये कहें कि और दरबार के जो अधिकारीगण थे वो उसको पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इसी के समय में एक बार ऐसा ही एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र को दबाने के लिए रजिया सुल्ताना स्वयं जाती है और उस षड्यंत्र को उसने दबा दिया। सारे अमीरों में फूट डाल दिया उसने, कई सारे अमीरों की उसने हत्या करवा दी। और उसके समय का जो एक अमीर था वो एतगिन, और कई सारे अमीर थे। तो कईयों की हत्या करा दी, कई उसके पक्ष में हो गए। तो उसके बाद जो है इसने जो है अपने घोड़े पे बैठने के लिए, इसने जब ये घोड़े पे बैठती थी तो इसको अपने कंधे का सहारा जो देता था। कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्ताना जब घोड़े पर आसीन होती थी तो उसको अपने हाथों का सहारा कौन देता था? कभी किसी बुक में दिया है कंधे का सहारा, तो कौन देता था? तो याकूत, मलिक याकूत। तो याकूत इसे अपने हाथों का सहारा, यूं कहे कंधों का सहारा देता था घोड़े पर चढ़ाने का के लिए, और याकूत से इसका थोड़ा सा लगाव जाता था। इसीलिए जो है एक इतिहासकार है इसामी, जिसने लिखा फतुहात उस सलातीन,
तो इसामी ये पूछा जाता है कि किसने रजिया याकूत का रजिया के साथ ये बताया कि रजिया का और याकूत का आपस में कुछ ऐसा संबंध था। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ये किसने कहा है? तो इसामी ने कहा है। इसामी, इसी ने जो है रजिया और याकूत के प्रेम प्रसंगों का थोड़ा सा उल्लेख किया है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि वो इतिहासकार इसामी था जिसने ऐसा आरोप लगाया है। ठीक है, तो ये इसको घोड़े पे बैठाता था रजिया को, और रजिया सुल्ताना बड़ी कुशलता पूर्वक अपने शासन का संचालन करती है। लेकिन इसी समय कुछ अमीर मिलकर जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, रजिया के खिलाफ, और उन षड्यंत्र में रजिया उस षड्यंत्र को दबाने के लिए जब बाहर जाती है तो कई सारे इसके अधिकारी भी इसके खिलाफ हो जाते हैं, और इसका अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया के साथ इसका युद्ध होता है। और ये कहा गया कि अल्तुनिया के खिलाफ युद्ध में ये पराजित हो जाती है, और अल्तुनिया ने इसे क्या किया कि पराजित करने के बाद इसे बंदी बना लिया और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। कारागृह में इसको बंदी बना के डाल देता है। और जब अल्तुनिया इसे पराजित करके कारागृह में डाल दिया, और उसके बाद इधर दिल्ली में जो है, दिल्ली में इधर रजिया के एक रजिया का ही भाई जिसका नाम था बहराम शाह, रजिया के भाई बहराम शाह एक निर्बल शासक होते हैं। रजिया के भाई बहराम शाह को अमीरों ने क्या किया कि शासक बना दिया, इसे सुल्तान बना दिया बहराम शाह को। और बहराम शाह अब लगभग 1240 से लेके 1240 से, इसका जो टाइम होता है 1240 से लेके 1242 तक, 1242 तक जो है बहराम शाह शासक रहा। तो बहराम शाह के समय में जब सत्ता बहराम शाह के हाथ में आ जाती है तो बहराम शाह ने एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम होता है नाइब-ए-मुमालिकात। तो नाइब का पद बनाया। अगर ये पूछा जाए कि नाइब का पद किसने बनाया तो बहराम शाह ने, नाइब-ए-मुमालिकात का पद बनाया। और इस पर नियुक्ति पहली बार किसकी की? तो एतगीन खां की नियुक्ति करता है। और जब इसने एतगीन खां की नियुक्ति की तो इसी से अल्तुनिया नाराज हो जाता है। एतगीन खां को इसने जब नाइब-ए-मुमालिकात के पद पर आसीन किया तो इसी बात को लेकर अल्तुनिया नाराज हो जाता है, और इसकी नाराजगी का फायदा उठाते हुए रजिया ने क्या किया कि इसके साथ जो है अपनी नजदीकियां थोड़ा सा बढ़ाई। और जब इसके साथ इसने नजदीकियां बढ़ाई तो बाद में इसने क्या किया, अल्तुनिया के साथ बेवा कर लिया। अल्तुनिया के साथ बेवा करने के बाद इसने शासन सत्ता प्राप्त करने का पुनः एक प्रयास किया, और कई सारे राजपूत शासकों को मिलाकर इसने एक सेना का संगठन किया, और ये दोनों जो है उस सेना को बहराम शाह के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चल पड़े। और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो ये कहा जाता है इस युद्ध में जो है अल्तुनिया पराजित हो जाता है, रजिया और अल्तुनिया दोनों पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद ये दोनों सेना भी इसका साथ छोड़ देती है। जब ये दोनों पराजित हो जाते हैं तो सेना साथ छोड़कर इनसे दूर हो जाती है, ये दोनों अकेले हो जाते हैं। और ये दोनों एक किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो उसी दौरान कैथल एक जगह है, कैथल के पास कुछ लुटेरे डाकू थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों की हत्या कर दी। तो रजिया सुल्ताना की ऐसी मृत्यु हो जाती है। अगर पूछा जाए तो रजिया सुल्ताना की मृत्यु कैसे हुई, तो कैथल के पास कुछ डाकुओं ने रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया दोनों को मार दिया। तो बहराम शाह की बात की जाए शासन की,
तो बहराम शाह ने 1240 से 42 तक शासन किया। इसके शासन टाइम में ये कहा जाता है कि इस समय जो है ये एक निर्बल शासक होता है। इसके समय में एक प्रमुख जो बात आती है वो नाइब मुमालिकात का पद बनाया गया, जिस पर पहली नियुक्ति किसकी की गई, तो एतगीन की नियुक्ति की गई। बहराम शाह के बाद जो अगला शासक होता है, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, एक निर्बल शासक होता है। अलाउद्दीन मसूद शाह अलाउद्दीन मसूद शाह एक निर्बल राजा होता है, शासक सुल्तान होता है, जिसका टाइम होता है 1242 से लेके 1246 तक। ये इसका टाइम होता है 1242 से 1246 तक। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद, अगले शासक का नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। विशेष इसकी कोई उपलब्धि नहीं है, मात्र 6 वर्ष का कार्यकाल था। और इसके बाद जो है जब शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, इसके साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था नासिरुद्दीन महमूद के साथ। नासिरुद्दीन महमूद ये शासक बनता है जिसका टाइम होता है 1246 से लेके 1265 तक। 1265 ये इसका टाइम होता है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है शासक तो ये होता है, लेकिन पूरी तरह से सत्ता जो है हाथ में किसके होती है, तो सत्ता हाथ में होती है बलबन के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है, तो सत्ता होती है बलबन के हाथ में। ये नाम मात्र का शासक होता है, ठीक है। और इसी नासिरुद्दीन महमूद के साथ ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो कुरान की नकल लिखता था और उसी को बेचकर अपने जीवन का जीविकोपार्जन करता था, ठीक है। तो इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कुरान की नकल लिखता था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरान की नकल कौन लिखता था, तो आप बता सकते हो कि नासिरुद्दीन महमूद कुरान की नकल लिखता था और उसकी प्रतियां मार्केट में बेचकर जो है अपने जीविकों का पार्जन करता था, अपनी जीविका चलाता था। तो नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो अगला शासक होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा भी जाता है, वो होता है बलबन जिसका टाइम होता है 1265 से लेकर 1287 तक। 1265 से 1287 तक। तो सबसे पहला तो बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था, तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है ये। तो यूपीएससी में भी इसको पूछा गया है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है किसी भी शासक का इसका मूल नाम क्या था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन। इसको बलबने जर, शफीद बालों वाला, ठीक है, किसलू खां आदि नामों से भी जाना जाता है। बलबन के बारे में ये कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक दल जो बनाया था, 40 गुलाम सरदारों का जो दल बनाया था इल्तुतमिश, उस 40 व्यक्तियों के दल में बलबन भी शामिल था। तो बलबन भी उन 40 व्यक्तियों के दल में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, उत्तरोत्तर अपनी शक्ति का विस्तार किया। और इसकी शक्ति का सबसे ज़्यादा विस्तार नासिरुद्दीन महमूद के समय में होता है। और कई सारे अच्छे पदों पर अश्वशाला का प्रधान बनाया गया इसे, ठीक है। उसके बाद इन सब अच्छे पदों पे होते हुए धीरे धीरे जो है इसकी
शक्ति का विस्तार हुआ और एक दिन ऐसा आया कि ये स्वयं सुल्तान बन गया और ये अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ता था। ईरान का एक प्रसिद्ध घराना होता है, उसी से अपने आप को ये जोड़ता था। बलबन, अगर ये कहा जाए कि बलबन किस वंश का था तो अफरासियाब वंश। कहाँ? ईरान का अफरासियाब वंश, जानते रहिएगा, अफरासियाब वंश का था बलबन। किस वंश का? अपने आप को किस वंश से जोड़ता है? तो बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ता है, जो ईरान का या फारस का एक समृद्ध घराना था, उससे अपने आप को जोड़कर दिखाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, और पहली बार दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया। राजत्व का सिद्धांत, राजा का सिद्धांत इसने दिया। और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किस नीति का? तो लौह एवं रक्त, लौह एवं रक्त की नीति, रक्त की नीति का पालन किया। किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये कहा जाए कि किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ऐसा भी पूछता है तो आप बता सकते हो कि बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। और इसी के समय में इसने कटेहरों, अवध, बंगाल आदि के विद्रोहों को इसने दबाया। ठीक है, तो बलबन के समय में कई सारे विद्रोह होते हैं, मंगोलों के भी बहुत सारे विद्रोह होते हैं, तो उन सारे विद्रोहों को इसने दबाया। और ये कहा जाता है कि जब इसने बंगाल का जब विद्रोह होता है तो बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल का जो विद्रोह होता है, बंगाल का जो विद्रोह करता है वो तुगरिल बेग होता है। कौन होता है? तुगरिल बेग। तुगरिल बेग का जब विद्रोह होता है तो इसके बारे में 1279 में है, 1279 में है, ये जानते रहिएगा। तो इस समय इसका विद्रोह होता है, बंगाल का जो तुगरिल बेग होता है इसको दबाने के लिए तिरमित खां को भेजता है। ठीक है, और इस विद्रोह को और बाद में अमीन खां को भेजता है। तो ये दोनों इस विद्रोह को दबा नहीं पाते और इस विद्रोह को दबाने के लिए ये स्वयं जाता है बलबन। और ये कहा गया कि ये जो तुगरिल बेग का विद्रोह है किसी भी दास का अपने स्वामी के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह सल्तनत कालीन, ऐसे जानते रहिएगा कि सल्तनत कालीन किसी भी दास का अपने स्वामी के विरुद्ध में किया गया प्रथम विद्रोह तो तुगरिल बेग का विद्रोह था। लिख देते हैं, इसको जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत कालीन किसी भी दास का अपने स्वामी के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह। इसको नोट कर लीजिएगा कि सल्तनत कालीन किसी भी दास का अपने स्वामी के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह किसका था? तो तुगरिल बेग का। ठीक है, तो इस विद्रोह को जब दबाने के लिए तिरमित खां, अमीन खां को भेजा गया, लेकिन इन दोनों ने जब इस विद्रोह को नहीं दबा पाते तो स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। और जब इस बात की खबर तुगरिल बेग को होती है तो तुगरिल बेग भागकर जाज नगर के जंगलों में छिप जाता है। जब ये भागकर जाज नगर के जंगलों में छिप जाता है तो इसको पकड़ने के लिए कई सरदारों को भेजा जाता है। और ये कहा जाता है उस समय जिस जंगलों में ये छिपा हुआ था, जाज नगर के जंगलों में, वहां से जो है कई सारे
वृक्षों झाड़ियों को काटकर इसे अली नामक व्यक्ति होता है जिसने खोज निकाला। और ये कहा जाता है कुछ एस के पांडे तो कहते हैं कि इसको तीरंदाज में जंगलों से वहाँ से खोज निकाला था, और बाद में इसकी हत्या अली ने की, और इसकी हत्या चूंकि अली करता है इसलिए अली को तुगरिल कुछ की उपाधि देता है बलबन। तो तीरंदाज ने इसको जंगलों से खोज निकाला और अली ने इसकी हत्या कर दी, और इसीलिए अली को इसने तुगरिल कुछ की उपाधि दी। और इसने जो अपनी लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया है, तो आइए लौह एवं रक्त की नीति पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये कहा जाता है कि इसको इस तुगरिल बेग के विद्रोह को जब दबाने के लिए अमीन खां को भेजा जाता है तो वो इस विद्रोह को दबा नहीं पाता। इस विद्रोह को दबा नहीं पाता, तो इसीलिए इससे नाराज हो जाता है, और इसने क्या किया कि अमीन खां को इसने क्या किया कि इसको मरवा कर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। कहाँ? अयोध्या के फाटक पर। अयोध्या के फाटक पर, अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। इसकी हत्या कराकर इसने अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बलबन ने किसकी हत्या करा के अयोध्या के फाटक पर लटकवाया था। तो अमीन खां को। और मलिक बकबक हैबत खां और शेर खां, ये इसकी लौह नीति के बारे में दर्शाता है। और ये कहा गया कि जब इसने तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाया, तो तुगरिल बेग के जब विद्रोह को दबाता है उसमें तुगरिल बेग की हत्या कर दी जाती है। तो जब तुगरिल बेग की हत्या कर दी जाती तो उसके जो बचे हुए सारे साथी थे, उसके बचे हुए साथी थे जो तो बात तुगरिल बेग की कर रहे हैं। तुगरिल बेग के साथियों को, जो बचे हुए साथी थे तुगरिल बेग के साथ, बरनी ने उसका उल्लेख किया। बरनी ने ये बताया, एक इतिहासकार है जिसका नाम है बरनी, तो बरनी ने इसका उल्लेख किया। बरनी ने बताया कि इसकी कई मील लंबी खूंटों की पंक्तियां गाड़ी गई। खूंटों की पंक्तियां गाड़ कर उस जो तुगरिल बेग की कई साथी थे उन सारे साथियों को उसके ऊपर, खूंटों के ऊपर रखकर और इसको ठोक दिया गया। तो एक निर्मम हत्या की गई जो इसकी लौह नीति का एक परिचायक है। और दूसरी, इसने जब अमीन खां ने अयोध्या के विद्रोह को नहीं दबा पाता, बंगाल के विद्रोह को नहीं दबा पाता, तो इसको अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। इसकी हत्या करा के अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया, जो इसकी लौह नीति का एक उदाहरण मिलता है। और मलिक बकबक को इसने क्या किया? मलिक बकबक को 500 कोड़े लगवाए, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। 500 कोड़े लगवाए, 500 कोड़े मलिक बकबक को लगवाता है। और हैबत खां को भी 500 कोड़े लगवाए इसने, हैबत खां को भी 500 कोड़े लगाए। और इसका जो चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है शेर खां, ये भी एक बहादुर योद्धा था। तो शेर खां की, चूंकि शेर खां मंगोलों के खिलाफ कई विद्रोहों को, उनके विद्रोहों को इसने दबाया था, तो इसीलिए इसके प्रति बड़ा सशंकित रहता था बलबन। और इसीलिए शेर खां को इसने क्या किया कि जहर देकर मरवा दिया। तो ये सारी नीतियां इसकी लौह और रक्त की नीतियां हैं। तो जहर देकर मरवाता है। किसकी हत्या जहर देकर करवाई? जहर देकर। तो याद रखिएगा, शेर खां की हत्या इसने जहर देकर करवा दी। और इसी ने सबसे पहले दीवाने अर्ज की स्थापना की। अगर पूछा जाए दीवाने अर्ज क्या होता है, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता है। तो सैन्य विभाग के लिए इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की।
याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अर्ज की स्थापना दीवान अर्ज। दीवान अर्ज क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग होता है, सैन्य विभाग। तो दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। और बलबन ने जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह का मतलब क्या होता है? तो जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है, जिल्ले अल्लाह ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। इसने कहा कि जो राजा होता है या शासक होता है, जब राजत्व का सिद्धांत दिया तो उसने बताया कि जो राजा बनता है उसमें ईश्वर की छाया होती है, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो प्रजा को, राजा को हमेशा ईश्वर की छाया मानकर या ईश्वर का प्रतिबिंब मानकर उसकी बातों का, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो इसने ये राजत्व के सिद्धांत में बताया जिल्ले अल्लाह। और दूसरा नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त भेजा गया व्यक्ति होता है। तो इसीलिए प्रजा को चाहिए कि राजा की आज्ञा का पालन करे, राजा जो कहे उसकी बातों का सम्मान करे और उसकी बातों को माने। उसके द्वारा चलाई गई जितनी भी सारी योजनाएं हैं या नीतियां हैं, उन सारी नीतियों का पालन करना चाहिए और सहज उन सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो ये बलबन के राजत्व सिद्धांत से याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि जिल्ले अल्लाह का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो कि जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, और नियामत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसने ईरानी और फारसी रीति रिवाज को अपने दरबार में प्रारंभ किया, जिसमें इसने सिजदा, पाबूत और नौरोज, ये प्रथाएं इसने अपने दरबार में, ईरानी फारसी प्रथाएं अपने दरबार में चलाई इसने। सिजदा का मतलब होता है सर झुकाकर अभिवादन करना ही सिजदा कहलाता है। और पाबूस का मतलब होता है सुल्तान के चरण को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना ही कहलाता है पाबूस। और नौरोज क्या होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, नौरोज एक प्रकार का ईरानी त्योहार होता है। तो अगर कहें ईरानी त्योहार कौन सा था बलबन के समय में, तो नौरोज ईरानी त्योहार, ईरानी त्योहार। तो सिजदा, पाबूस, नौरोज जैसी प्रथाएं बलबन ने अपने दरबार में चलाई। और ये कहता है कि जैसे ही मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को या निम्न व्यक्ति को जिसकी वस्त्र फटे चिथे थे, ऐसे व्यक्ति से ये मिलना नहीं चाहता। अगर ऐसे व्यक्ति को जब ये देखता था तो इसके शरीर की जो नसें होती हैं अचानक में तेज तेज से चलती हैं और ये बड़ा क्रोधित हो जाता है। और जब ये अपने साथ चलता था, पूरी साज और सज्जा के साथ ये दरबार में उपस्थित होता था, पूरे राजसी वैभव के वस्त्र पहनकर ही ये दरबार में आता था। और इसके साथ जो इसके अंगरक्षक हुआ करते थे, वो सारे अंगरक्षक हाथों में नंगी तलवारें लिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए, इसका अभिवादन करते हुए इसके साथ चलते थे। तो दिखने में बड़ा भयानक दृश्य रहा होगा वो जब बलबन चलता था। और ये कहा जाता है कि बलबन ने
पश्चिमी सीमाओं से, चूंकि बलबन के समय में बराबर मंगोलों के आक्रमण होते थे और कई मंगोलों के आक्रमण को इसने विफल कर दिया था, तो मंगोलों के पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए इसने दुर्ग का निर्माण करवाया। तो उस मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर जैसे क्षेत्र शहजादा मोहम्मद को दिया, अपने पुत्र, जो इसका एक योग्य पुत्र होता है जिसका नाम होता है शहजादा मोहम्मद। तो मुल्तान पश्चिमी सीमा पे जब इसने जिस नीति का पालन किया, वहां पर पश्चिमी सीमा पे इसने रखा किसे? मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर। यहां पर इसने शहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया। शहजादा मोहम्मद जो बलबन का पुत्र था, शहजादा मोहम्मद को इसने मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर इन सारे क्षेत्रों पर नियुक्त किया, जबकि सुमन, समाना और उच्च, सुमन, समाना और उच्च बुगरा खां को दिया। किसे? बुगरा खां को दिया। सुमन, समाना और उच्च का जो क्षेत्र था ये इसने बुगरा खां को दिया। तो दो भागों में इसको बांट दिया, इसने दो क्षेत्रों में इसे बांट दिया, पश्चिमी सीमा को और मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर शहजादा मोहम्मद को दिया। और यहीं पर शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, इसीलिए इसने एक उपाधि इसको दी, शहीद-ए-आजम। अगर ये पूछा जाए कि शहीद-ए-आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद-ए-आजम किसकी उपाधि थी? तो शहीद-ए-आजम शहजादा मोहम्मद की उपाधि थी। और ये एक बार तो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए शहजादा मोहम्मद के साथ अमीर खुसरो भी गया हुआ था, तो अमीर खुसरो को भी उन लोगों ने कैद कर लिया था मंगोलों ने, तो ये किसी तरीके से अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल आता है। तो ये बात जानते रहिएगा कि शहजादा मोहम्मद मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाता है, जो बलबन का एक योग्य पुत्र होता है, और इसी से बलबन बड़ा दुखी होता है। और ये कुछ विद्वानों ने तो ये बताया कि पुत्र वियोग के कारण ही बाद में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो 1287 में बलबन की मृत्यु होती है। अगर पूछा जाए बलबन की मृत्यु कब हुई, तो 1287 में। तो कुल और इसके मरने के बाद ये उल्लेख मिलता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मरने के बाद अमीरों और मालिकों ने अपने सारे वस्त्र फाड़ दिए, अपने वस्त्र ही नहीं फाड़े, और ये कहा गया कि नंगे पैर ये लोग शमशान घाट तक जाते हैं और 40 दिन तक शोक मनाया। कितने दिन तक? 40 दिन तक नंगे पांव गए, शमशान भूमि तक गए नंगे पांव, और 40 दिन तक इन लोगों ने शोक मनाया। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो बलबन के बारे में। याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बलबन के बारे में इतना ही सब कुछ, ये इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास का, सल्तनत कालीन इतिहास का। तो बलबन के बाद ये कहा जाता है, बलबन के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है कैकोबाद, ठीक है। और बलबन से अगर बात करें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन की, तो जो बलबन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं वो भी लगे हाथ देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो आप बता सकते हो कि बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर होगा बलबन लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसकी हत्या कराकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा देता है? तो अमीन खां की हत्या करा के अयोध्या के फाटक पर लटकवा देता है। किसको 500 कोड़े मरवाने का आदेश दिया? तो 500 कोड़े हैबत खां को इसने आदेश दिया। और किसकी हत्या इसने जहर देकर करवाई? तो शेर खां, इसका जो चचेरा भाई होता है शेर खां की हत्या इसने जहर देकर करवाई थी। और सिजदा, पाबोस और नवरोज जैसी प्रथाओं, जो ईरानी प्रथाएं हैं, किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया।
सिजदा का अर्थ क्या होता है? सर झुकाकर अभिवादन करना ही सिजदा कहलाता है। पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के लेट कर सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के पैर को चूमना ही क्या कहलाता है? तो ये पाबोस कहलाता है। और नौरोज जो होता था ये एक ईरानी त्यौहार होता है। कभी कभी ईरान नाम ना देके फारस भी लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, दोनों को जानती रहिएगा। जैसे भारत को हम इंडिया कह के संबोधित करते हैं, वैसे ही ईरान को फारस कह के भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई, आपके समझ में भी आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर बलबन से क्वेश्चन पूछा तो जिल्ले अल्लाह किसकी उपाधि थी, या जिल्ले अल्लाह का अर्थ क्या होता है? तो जिल्ले अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। और नियामत एक खुदाई, नियामत एक खुदाई का मतलब क्या होता है? तो नियामत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों। जिल्ले अल्लाह और नियामत एक खुदाई, नियामत एक खुदाई, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्या लगभग ये मान के चलिए कि हमेशा ये क्वेश्चन। तो जिल्ले अल्लाह और नियामत एक खुदाई दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है छात्रों, इस बात को याद रखिएगा। कंफ्यूजन बहुत होता है कि जिल्ले अल्लाह का मतलब, कभी कभी जिल्ले अल्लाह वाला नियामत खुदाई में घुस जाता है, नियामत खुदाई का जिल्ले अल्लाह में चला जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। और नियामत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि ईश्वर का प्रतिबिंब किसका अर्थ होता है? जिल्ले अल्लाह का। ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दीवाने अर्ज, एक तो यही पूछ लेगा कि दीवाने अर्ज का मतलब क्या होता है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जानते रहिएगा सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से संबोधित किया जाता है। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। और मुनहिस का मतलब क्या होता है? तो मुनहिस का मतलब होता है गुप्तचर। तो सल्तनत कालीन गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जानते रहिएगा सल्तनत कालीन गुप्तचर को मुनहिस के नाम से जाना जाता है। मुनहिस का मतलब होता है गुप्तचर। और बरीद का मतलब क्या होता है? बरीद का मतलब होता है गुप्तचरों का जो अधिकारी होता था उसे बरीद कहते थे। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहते थे। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहते थे। और जो गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी होता था उसे किस नाम से संबोधित करते थे? तो गुप्तचरों का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसको कहते थे बरीद ए मुबालिक। क्या कहते थे? कि बरीद ए मुबालिक। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बरीद ए मुबालिक गुप्तचरों का जो प्रमुख अधिकारी होता था, गुप्तचर का प्रमुख अधिकारी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे आशा करता हूँ कि सारे जो क्वेश्चन हमने बताए वो सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ आपके लिए, यहाँ ही नहीं सिविल में भी जाओगे तो सारे सिविल में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और प्रशासनिक विभाग से मैं जब आगे पढ़ाऊँगा तो आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारे प्रशासनिक विभाग के जितने भी सारे अधिकारीगण के नाम होते हैं, दीवाने रसालत, दीवाने बंदगान, तो इन सब कौन सा विभाग होता है, कैसा विभाग होता है, ठीक है, वजीर का क्या अर्थ होता है, तो इन सभी विभागों के बारे में जब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आइए बलबन के बाद चलते हैं। अगला जो शासक होता है बलबन के बाद वो होता है कैकुबाद। बलबन के बाद 1287 से लेके 1290, 1287 से लेके 1290 का जो काल आता है वो काल कैकुबाद का होता है। और ये कहा जाता है कि कैकुबाद 16-17 वर्षीय बालक होता है। और इसके बारे में कहावत ये है कैकुबाद के बारे में, किसने कभी भी किसी स्त्री का मुंह तक नहीं देखा था। तो निजामुद्दीन ने क्या किया, किसकी इस चूंकि इसने कभी किसी स्त्री से इसका संपर्क नहीं हुआ था, देखा नहीं था, तो पहले लिख देते हैं इसका नाम कैकुबाद। कैकुबाद 1287 से लेके 1287 से 1290, चूंकि ये 17-18 वर्षीय बालक होते हैं, 17-18 वर्षीय, ये 17-18 वर्षीय बालक होता है और ये कभी भी किसी स्त्री का मुंह तक इसने नहीं देखा था। तो इसीलिए जब निजामुद्दीन जो होता है, फखरुद्दीन का दामाद होता है निजामुद्दीन, तो निजामुद्दीन ने क्या किया, इसको विलासिता की तरफ ढकेल दिया और ये हमेशा जो है भोग विलास में लिप्त रहता था। और इसी बात से लेकर इसका जो पिता होता है, कैकुबाद का पिता जो होता है बुगरा खां, बुगरा खां, बुगरा खां को इसकी बड़ी चिंता होती है और इसीलिए इससे मिलने के लिए ये बुगरा खां अयोध्या आता है और इनके मिलन का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। तो जब ये अयोध्या आता है तो इसको बहुत समझाता है और समझाने के बाद इससे वापस भेजता है। तो इसने क्या किया कि निजामुद्दीन की हत्या करा दी। तो जब निजामुद्दीन की हत्या करा दी तो उसके बाद मलिक सुरखा और मलिक कच्छन, ये दोनों नाम याद रखिएगा, मलिक सुरखा, मलिक सुरखा और मलिक कच्छन, मलिक कच्छन, मलिक सुरखा दोनों नाम याद रहना चाहिए। मलिक सुरखा और मलिक कच्छन का विशेष प्रभाव हो जाता है और बाद में इसको फालिस मार जाता है और इसी के कारण कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है। और कैकुबाद के मरने के बाद जो आखिरी शासक होता है गुलाम वंश का, जिसका नाम होता है कयूमर्स, कयूमर्स, जिसका टाइम होता है 1290, 1290 में ये गुलाम वंश का आखिरी शासक होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से अभी तो फिलहाल नहीं बना है, बट ये है कि कभी भी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था। तो ऐसा अगर पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था कयूमर्स और इसी की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है खिलजी वंश। तो ये सारे जो हमने बताया आपको, तो ये सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो गुलाम वंश था, ये आज हमारा गुलाम वंश का चैप्टर फिनिश होता है। आप नए वीडियो में जब मिलेंगे दोबारा तो नए खिलजी वंश से मिलेंगे और ये आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।